A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is macroeconomics and the Indian economic development. So from the previous few classes, few months we have already discussed all the chapters, basically the chapters in which students are facing many of the problem like foreign exchange rate, balance of payment, government budget, AD and AS approach, aggregate demand and aggregate supply approach, saving and investment approach, as well as numbers of the numerical questions related to the national income, as well as the chapters income determination and the multiplier. Okay, so after that we have started to solve the previous year papers. So first of all we have discussed the CBSE sample paper which is issued by the CBSE in October 2020. We have discussed. Next we have discussed the CBSE examination paper which is already came in year 2020. After that we have discussed the CBSE examination paper 2019, All India set, as well as the CBSE and the Delhi also. Okay, so after that we have started to solve the questions which is came in different years like 2014, 2013, 16, 17, 18 and so on. So we have discussed, we have already discussed many of the questions related to the previous year, but in today's class also we are going to study or solve some numerical questions as well as theoretical part of your macroeconomics. Okay, so let's get started. Okay, so firstly we will discuss with the, that is define cash reserve ratio. So this question is already came in Delhi 2011. Question is Delhi, ये Delhi 2011 में already आ चुका है, ठीक है? So define cash reserve रेशियो. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है. तो कैश रिजर्व रेशियो आपको पता है कि जो भी सेंट्रल बैंक होती है किसी भी कंट्री की, सो हमारी कंट्री में कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. वो उनके पास क्रेडिट, जो भी इकॉनमी में क्रेडिट है, मनी है, उनको कंट्रोल करने की पावर, ठीक है. तो उसमें क्या है, वो डिफरेंट क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं सो दैट दे कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी. ठीक है, कि अगर उनके जैसे क्रेडिट क्या है, मनी का क्रिएशन, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इन दैट केस सेंट्रल बैंक क्या करती है, उसको कंट्रोल करेगी. नहीं कंट्रोल करेगी तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा. सो इट इज नॉट अ परफेक्ट सिचुएशन फॉर एनी ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, किसी भी इकोनॉमी के लिए वो सिचुएशन इज बेस्ट व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है. वो कंडीशन किसी भी कंट्री के लिए बेस्ट होती है. बट इकोनॉमी में ये सिचुएशन एक आइडियल सिचुएशन है, इमेजिनरी है, क्योंकि हमेशा ये सिचुएशन इकोनॉमी में होती नहीं है. तो कभी क्या होता है, एडी एएस से ज़्यादा हो जाता है और कभी एडी एएस से कम हो जाता है. सो इन दैट सिचुएशन सेंट्रल बैंक के पास पावर है कि इकोनॉमी में जितना भी मनी क्रिएशन हो रहा है उसको वो क्या करे, कंट्रोल करे, क्योंकि उनको कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर नहीं कंट्रोल करेगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से, so it will leads to the inflation. और अगर AS ज्यादा हो जाएगा, AS से मतलब सप्लाई ज्यादा होगी, कोई डिमांड नहीं कर रहा है, so it will leads to the deflation. इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाएगा. ठीक है, तो इन दो सिचुएशन के लिए कोई भी सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी जो भी इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इसको कंट्रोल करती है. अब उन इंस्ट्रूमेंट्स में सेंट्रल बैंक क्या यूज करती है, सेंट्रल बैंक क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव टू इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर. फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव.
quantitative instruments and qualitative instruments are there to control the money supply in the economy. अब इस quantitative instruments में क्या क्या होते हैं? That is bank rate, repo rate, reverse repo rate, नेक्स्ट वन इज CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, जो हमें पढ़ना है, कैश रिजर्व रेशियो. नेक्स्ट वन इज SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, right? Next one is statutory liquidity. Next one is open market operation. Open market operation. So these are some instruments, quantitative instruments through which central bank control the money supply in the economy. Right? Qualitative instruments में क्या आते हैं? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट मैं इसके लिए पूरे इसको इसलिए बता रही हूँ जैसे आपका वो सारे जो भी हैं टर्म्स हैं वो क्या होगा, रिकैप्चुलेट हो सके, आप फिर दोबारा उन सारी चीज़ों को याद कर सको. ठीक है, तो ये पहला इसमें क्या हो जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट वन इज मॉरल सुएशन. And this one is selective credit control. ओके, तो इन सब के थ्रू कोई भी कंट्री की सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है. ठीक है, अब क्या देखते हैं, तो अब इसमें हमको पढ़ना है कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि किसी भी कमर्शियल बैंक का जितना भी उसका टोटल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट फॉर एग्जांपल 1000 है, उस 1000 का मिनिमम परसेंटेज, उस कोई परसेंटेज होता है कि 10%, 5%, वो परसेंटेज, वो जो अमाउंट है टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज जो वो है डिपॉजिट है, वो किसी भी सारे कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास kept as reserve, रिजर्व के फॉर्म में उसके पास रखना पड़ता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बैंक, आई सेड एवरी बैंक, एवरी कमर्शियल बैंक, so kept some amount of total deposit with the central bank, and this rate is determined, this percentage is determined by the central bank. Okay, ये जो रेट है कि किस रेट पे, मतलब कि अपने डिपॉजिट का 5%, 7% और 10% कितना डिपॉजिट उनको क्या है, सेंट्रल बैंक के पास रखना है. सो इट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक. सो दिस इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो. देखिए कह रहा है, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक टोटल डिपॉजिट. मिनिमम परसेंटेज बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक. ये रिक्वायर्ड है, ये एकदम necessary and it is very mandatory for every commercial bank that they have to keep some percentage or the minimum percentage of total deposit with the central bank. कि उन्हें क्या करना है, सेंट्रल बैंक के पास ये मिनिमम परसेंटेज जो है डिपॉजिट का उसको सेंट्रल बैंक के साथ रिजर्व की तरह रखना है. राइट, तो ये हो जाता है आपका कैश रिजर्व रेशियो. आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, दिल्ली 2011 में आया था. आपको इसी को क्या करना है, डिफाइन करना है. इतने सारे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपके सारे जो भी आप थोड़ा सा भूल गए हो उसको रिकैप्चुलेट करने के लिए मैं सारे टर्म्स को बता दी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2011 में आया है. ऑल इंडिया 2011 का ये क्वेश्चन है, हाउ कैन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द फॉरेन एक्सचेंज रेट विच इज वेरी हाई.
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज जो भी है फॉरेन एक्सचेंज को कैसे डाउन करेगी, विच इज वेरी हाई, जो क्या है बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज के सारे टर्म्स रिलेटेड किससे हो जाते हैं, ये भी सेंट्रल बैंक ही करती है। मेन उसका पूरा कि हमें कैसे कम करना है, कैसे इंक्रीज करना है, जो भी सारे, तो उस केस में क्या करेगी, सेंट्रल बैंक स्टार्ट्स सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्रॉम इट्स रिजर्व टू ब्रिंग डाउन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सेल करेगी अपने सारे फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्यों, क्योंकि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, फॉल हो गया है। कैसे फॉल करेगी, जो सारे हाई हो गए। तो इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगी, दे सेल देयर ऑल द फॉरेन, जो भी इनके फॉरेन एक्सचेंज रेट है उनको सेल करेगी। तो ये जो हाई हो गया था ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो भी मनी से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, जो भी मनी से रिलेटेड वर्क है, वो कौन करता है, पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक करती है कि कब मनी को क्या करना है, कब मनी क्रिएशन इंक्रीज करना है, सॉरी क्रेडिट मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, कब मनी सप्लाई को कम करना है। ये सारे जो फंक्शंस हैं वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करती है कि इंक्रीज, अगर एडी इज ग्रेटर देन, डिमांड ज़्यादा हो गई तो हमें कम करना है, क्योंकि और ज़्यादा मनी सप्लाई इकोनॉमी में होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो एडी और ज़्यादा होता जाएगा। उस केस में एडी को कम करना है। व्हेन देयर इज एएस इज मोर देन द एडी, एडी कम हो गया है एज कंपेरिजन टू एएस, उस केस में इसको क्या करना है, इकोनॉमी मनी सप्लाई इंक्रीज करना है। तो जो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको वो नीचे कर देगी, फॉल कर देगी। तो वो सारे जो भी मनी सप्लाई इकोनॉमी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे फॉर देयर प्रोडक्टिव पर्पस, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, सो दैट जीडीपी और द ग्रोथ ऑफ द कंट्री विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, okay, so the next question that we are going to discuss is this question is already came in Delhi 2009. Okay, so Delhi 2009. Okay, so the question is given here and it is also came in 2008. 2008 में भी ये क्वेश्चन आया है, कह रहा है डिफाइन अ सेंट्रल बैंक। सो डिफाइन क्या करना है आपको, सेंट्रल बैंक बताना है कि सेंट्रल बैंक कौन है। डिफाइन सेंट्रल बैंक। ओके, तो आपको पता है सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, और द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री which operates, control, direct and regulate the monetary and financial system of a country। जो क्या करती है, ऑपरेट करती है, कंट्रोल करती है, डायरेक्ट करती है, रेगुलेट करती है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब किसी भी कंट्री का जो मॉनेटरी सिस्टम है एंड द फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ऑपरेट करना, उसको डायरेक्ट करना, रेगुलेट करना, दिस प्रोसेस इज डन बाय द एनी ऑफ द कंट्री विच इज कॉल्ड द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है विच ऑपरेट, रेगुलेट एंड कंट्रोल द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ country, that bank is called the central bank, right? Next question है, ये दिल्ली 2009 और 2008 में ही आया, सेम ईयर में क्वेश्चन है आपका, डिफाइन बैंक रेट। ओके, यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, बैंक रेट को डिफाइन करना है कि बैंक रेट क्या होता है। ठीक है, सो बैंक रेट इट इज द रेट एट विच, जो सेंट्रल बैंक होती है वो क्या करती है, लोन ऑफर करती है कमर्शियल बैंक को एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। ओके, तो ये रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक offers loan to the commercial bank, ठीक है। कमर्शियल बैंक को क्या करती है, सेंट्रल बैंक ऑफर करती है लोन टू अ कमर्शियल बैंक एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट
फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। ठीक है, किससे पीरियड, 90 डेज के पीरियड से ज़्यादा पीरियड पे क्या है कि लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया 2013 में आया है। ऑल इंडिया 2013 का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। टू मेथड्स of credit control used by central बैंक। ठीक है, जो दो मेथड बताना है क्रेडिट को कंट्रोल करने के बाय द सेंट्रल बैंक, सो विच इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज टू मेथड्स आर दी, यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम। फर्स्ट वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, okay, next one you have take any of them, like SLR, statutory liquidity ratio, so सिंपली मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये एक तरह का जैसे कोई भी हम लोग क्या है कि कोई भी लोन कितना इशू कर रहा है कोई भी बैंक, एज वेल एज कोई कितनी सिक्योरिटी देने पे कितना लोन इशू हो रहा है। ठीक है, सो ये होता है मार्जिन रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द अमाउंट लोन ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक। कितनी सिक्योरिटी का बैंक ने क्या किया है, लोन को ऑफर किया है इन रिटर्न ऑफ दी बेसिकली दी एनी सिक्योरिटी, कि कोई भी सिक्योरिटी दिखाने पे कितना लोन ऑफर हो रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राइट। सो इसमें कह रहा है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ द क्रेडिट इज reduced by the raising the requirement of margin. During deflation, supply of credit is increased by the lowering the requirement of the margin. This measure is often used to discourage the flow of credit into specified business activity. ठीक है, ये जो सारी एक्टिविटीज किया जाता है वो जो भी फ्लो है क्रेडिट का उसको डिस्करेज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, इट्स अ रेशियो जिसमें क्या होता है कि हर एक टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट हर एक कमर्शियल बैंक को अपने पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, केप्ट एज अ रिजर्व विद देमसेल्व्स। अपने पास वो अमाउंट उनको एज अ रिजर्व क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किसी भी डेजिग्नेटेड लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में हर एक कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज क्या है, ये जो परसेंटेज होता है अभी के टाइम में 24% और 25% अराउंड ये सर्कुलेट हो रहा है, इस रेट पे किसी भी सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ता, कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, अपने पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट। सो स्टैट्यूटरी, तो ये क्या हो गया आपका, दो ऐसे क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स हो गए जिनके थ्रू सेंट्रल बैंक क्या करती है, कंट्री में इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। व्हेनेवर इट इज नीडेड, सब जब भी इसको इंक्रीज करने की जरूरत है वो इंक्रीज करती है, जब भी डिक्रीज करने की जरूरत है तब क्या करती है, इकोनॉमी में मनी को डिक्रीज करती है। सो दिस इज द टू मेथड्स ऑफ। Okay, next move to the another question.
question is already came in All India 2016. ऑल इंडिया 2016 में ये क्वेश्चन आया है, ऑल इंडिया 2016. ओके, सो द क्वेश्चन इज एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट एमपीसी. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी मेंशन है, एनआई दिया हुआ है, दैट इज ₹1000. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज गिवन, दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन इज ₹200 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ₹100. So these information are already given. So you have to calculate the MPC. आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, MPC को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे. Solution. You know very well that y equal to c plus m. ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि इनकम किसके इक्वल होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट. सो y equal to, we can also write the consumption function is equal to c bar plus by. तो c bar plus by plus I. Okay, so y is given, that is 1000. C bar is already given 200. B is not given, into 1000. Because I की वैल्यू इज गिवन ना, सॉरी y की वैल्यू गिवन है 1000 प्लस I, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज गिवन 100, राइट. सो 1000 इसको सम करते हैं, दैट इज 300 प्लस 1000 B, इधर लेकर आएंगे 300, 1000 माइनस 300 1000 B 700. So 700 तो यहाँ पे आ गया B is equal to 0.7. So this one is your answer. यहाँ पे क्या कह रहा है, B की वैल्यू क्या आ गई, 0.7 B की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, एकदम सिंपल सा था. ये ऑल इंडिया 2016 में ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं. ओके, सो द क्वेश्चन इज केम इन ऑल इंडिया 2008. 2008 में ये क्वेश्चन आया है. Question is, in an economy, an increase in investment leads to increase in national income. Leads to increase in national income, that is NI. Okay, which is 3 times more than the increase in investment. Which is 3 times increase in investment. Okay, so calculate MPC.
आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एमपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट marginal propensity to consume, marginal propensity to consume। ओके, सो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इकोनॉमी में एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जिसकी वजह से आपका जो इनकम, नेशनल इनकम है, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, विच इज 3 टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो क्या है 3 टाइम्स है इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने पे। क्या, नेशनल इनकम 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट के से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो अब हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन लिखते हैं, k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अगर ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट के 3 टाइम्स नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स के यहाँ पे क्या दे रखा है, कि आपका दिया है 3 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब k इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। ठीक है, k की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, 3 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। नेक्स्ट होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 माइनस 3 एम पी सी इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ऑलरेडी आपकी वैल्यू किसकी दे रखी है, k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो k की वैल्यू 3 है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हमें पता है k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी होता है। सो k की वैल्यू 3 रखा, 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, देन वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 3 इंटू 3 माइनस एम पी सी इक्वल टू 1, सो 3, ओके, सो 3 इसको हम इधर लाते हैं, दैट विल बी, ये इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, इक्वल टू 3 एम पी सी। ये हो गया 2 3 एम पी सी। सो 2/3 इक्वल टू एम पी सी। अब एम पी सी की वैल्यू हम लोग क्या होगा, 3 6 18 2 0.66। ओके, so MPC equal to 0.66। ये है आपका आंसर। कैसे आया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में, इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, विच इज 3 टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो क्या है इन्वेस्टमेंट की 3 टाइम्स, 3 मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ जो 3 टाइम्स हो गया वो आपका क्या हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, क्योंकि मल्टीप्लायर क्या बताता है, k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका k हो गया 3 टाइम्स 3। सो कैलकुलेट एमपीसी, यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, एमपीसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एमपीसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता है, दैट इज k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। ठीक है, यह फॉर्मूला पता है। k की वैल्यू हमें 3 टाइम्स पता है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू हमें रख देना है, दैट इज 3 इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यहाँ पे k, ठीक है, ये होता ही है। सो k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी भी फॉर्मूला होता है, k इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। सो k की वैल्यू 3 पुट करके व्हाट वी विल डू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 माइनस 3 एम पी सी इक्वल टू 1। अब वो प्लस 1 को इधर लेकर आएंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 3 एम पी सी। सो 2 इक्वल टू 3 एम पी सी, देन 2/3 इक्वल टू एम पी सी इक्वल टू 0.66।
6 6 6 ऐसे चलता रहता है, तो हम इसको 6 7 कर लेते हैं. ओके, so it's all about your today's class. We will continue to solve the questions in next class also. Thank you.